हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स। इसका टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज डिटेल्ड सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, जिसका कि ये पार्ट 9 आपका रहने वाला है। एंड आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स में टोटल 12 पार्ट तक जाएगा, उम्मीद है मेरे को। तो 9 अभी कर ले रहे हैं, फिर 10 इसके बाद, फिर 11-12 नेक्स्ट डे कर लेंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो और मैं बार बार कह रहा हूं, बस इतना पढ़ लो, पास हो जाओगे तो मतलब पास हो जाओगे, और अच्छा लिख के आओ तो टॉप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एंड अभी हम लोग 13th नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। यहाँ पे 2 डिजीज के बारे में लिखना है, एक है हेपेटाइटिस, दूसरा है निमोनिया। क्या क्या? हेपेटाइटिस और निमोनिया। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या होता है हेपेटाइटिस? तो हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। हेपेटिक वर्ड मतलब क्या होता है भाई? हेपेटिक वर्ड मतलब होता है लीवर। हेपेटिक वर्ड मतलब होता है लीवर। एंड हेपेटाइटिस, आइटिस वर्ड लग जाए यानी इन्फ्लामेशन। और किसमें? लीवर में इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, है ना। तो हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर है। इट इज कॉमनली द रिजल्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ये मेनली वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक्यूट, है ना। ये 2 तरीके का होता है हेपेटाइटिस। एक होता है एक्यूट जो कि लेस देन 6 मंथ, 6 महीने में ठीक ठाक हो जाता है, खत्म। एंड एक होता है क्रोनिक जो 6 महीने से लगातार साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलता है, वो क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। अब हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस टोटल कितने वायरस से होता है बताओ, है ना, बताओ। हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस कितने टाइप का होता है? तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार का वायरस होता है। एक बच्चा फैजल खान है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भी यही गेस किया है। देखो, एक बच्चा है फैजल खान, जिन्होंने लिखा है सर एंटी मलेरियल, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, कोलिनर्जिक, एंटी नियोप्लास्टिक, पेनिसिलिन, लोकल एनेस्थेटिक, एंटी एरिथमेटिक। क्लासिफिकेशन याद, जनरल एनेस्थेटिक आपने छोड़ दिया, एक जनरल एनेस्थेटिक्स ऐड करके आप इसमें से ये हटा सकते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग को हटा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, फिर से एक बार सभी लोग नोट कर लीजिए अगर करना हो तो। एंटी मलेरियल, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, कोलिनर्जिक ड्रग्स, क्या कहते हैं, लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव। मैं बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, टेंशन ना लो आप लोग, आप बस पढ़ो अभी अभी बस आप पढ़ो जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप टेंशन ना लो, ठीक है। हेपेटाइटिस के टोटल 5 प्रकार के वायरस होते हैं, 5 टाइप्स। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए कह रहा इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसी को हम लोग इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं। इट इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। गंदा खाना और गंदा पानी से फैलता है। एंड याद रखना, हेपेटाइटिस बी ये सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, जो कि स्प्रेड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअली इंटरकोर्स, मदर टू फिटस, माँ से बच्चों में, इन्फेक्टेड नीडल्स के द्वारा फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी मेनली सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। एंड मैंने आपको बता रखा है कि हेपेटाइटिस ए और ई एक समान है, ए और ई एक समान है, बी एंड सी एक समान है। यानी ए जैसे फैलता है ना गंदा खाना गंदा पानी पीने से, वैसे ही ई भी, यानी इट इज सिमिलर टू हेपेटाइटिस, इट इज सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए। देखो लिखा हुआ है ना। चलो चलो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट इज सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए, दैट मीन्स इट स्प्रेड थ्रू इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। यानी गंदा खाना गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस ए होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस सी ये भी कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस बी की तरह होता है, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है। जबकि हेपेटाइटिस डी, इसी को हम लोग डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। फॉर इट ऑकरेंस, इसके होने के लिए पहले आपके अंदर पहले से ही हेपेटाइटिस का कोई ना कोई इन्फेक्शन होना चाहिए, तब ये हेपेटाइटिस होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस डी। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं हाउ समवन कैन गेट हेपेटाइटिस बी। खास करके हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछा जाता है, कैसे कैसे फैल सकता है। तो ये हेपेटाइटिस बी, ध्यान रखना, ब्लड कांटेक्ट, डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट अगर होगा तो उससे फैलेगा। जैसे एचआईवी फैलता है ना, जैसे ये, क्योंकि हेपेटाइटिस बी किस में आता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अरे भैया एसटीडीज में आता है, सेक्सुअली
ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। क्या क्या? डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट में रहेगा, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद सेक्सुअल, है ना, सेक्सुअल मतलब कांटेक्ट सेक्सुअल पार्टनर, और उसमें भी क्या सेक्सुअल फ्लूइड्स, मतलब समझ रहे हो ना कि अगर मान लो कि इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके साथ अगर आप संबंध बनाते हैं तो उस कंडीशन में हो जाएगा। एंड मदर टू चाइल्ड, है ना, ड्यूरिंग बर्थ में माँ को है तो बच्चों को भी हो जाएगा। और कुछ हाउस होल्ड जैसे ऐसी चीजें, रेजर वगैरह हो गया, ब्रश वगैरह हो गया, इससे हो सकता है, जैसे कि आपका हो सकता है रेजर, निडिल, है ना, निडिल वगैरह हो गया, आपका कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, तो इन सब चीज़ों से आपका हेपेटाइटिस बी मेनली फैलता है। और कुछ होते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बी। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस मतलब लिवर इन्फ्लामेशन हो रहा है, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है। एंड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, तो इन्फ्लामेशन इन द लिवर, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, दैट ऑकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स द लिवर। ये तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम किस पर काम करता है? लिवर पर काम करता है। किस पर काम करता है? लिवर पर। तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस आपका हो गया, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस, तो देखो हेपेटाइटिस का रिस्क फैक्टर अलग अलग हो सकता है, या तो अल्कोहल हो जाए, टॉक्सिन्स हो जाए, वायरस हो जाए, या पैथोजेंस हो जाए, जो भी हो जाए, उस इम्यून रिस्पॉन्स में आपका हेपेटोसाइट डैमेज कर देता है सेलुलर फंक्शन, यानी आपके लीवर का जो हेपेटोसाइट्स है, लीवर के सेल को हेपेटोसाइट कहते हैं, उसमें सेलुलर फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे उसके अंदर मेटाबॉलिक एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन भी कम हो जाता है, जिससे साइज बढ़ जाता है और कफार सेल इंक्रीज हो जाते हैं, लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, एंड उसके बाद अल्टर्ड ब्लड फ्लो वगैरह देखने को मिलता है। एंड उसके बाद जॉन्डिस जैसा सिम्टम आता है, आंखें पीली पड़ जाती है, शरीर वगैरह पीला पड़ जाता है, डार्क यूरिन हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह भी देखने को मिलता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस की मैं बात करूं, इसका ट्रीटमेंट क्या है हेपेटाइटिस का? तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कह रहा है, काउंसलिंग अबाउट रिस्क फैक्टर एंड ट्रांसमिशन, है ना, जो भी आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल में कुछ नहीं लिखना होता भैया कि ड्रग्स का बिना उपयोग किए, तो काउंसलिंग, रिस्क फैक्टर के बारे में जानकारी लीजिए और उससे दूर रहिए, फिजिकली एक्सरसाइज, अल्कोहल छोड़ देना, स्मोकिंग छोड़ देना, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखना है, ठीक है। हाँ, अब ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, ट्रीटमेंट में मैं बात करूं तो ये मेनली क्या होता है, वायरल डिजीज है तो एंटीवायरल ड्रग्स इस्तेमाल होगा, जैसे कि एंटेकावीर इसका फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, टीनोफिबिर, है ना, लैमिउडिन, एडिनोफिबिर, रिवाविरिन, एसाइक्लोविर, ये सब कुछ है जो कि एंटीवायरल मतलब वायरस के ट्रीटमेंट में होता है। खास करके आपका हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है एंटीवायरल मेडिकेशन में, एंटेकावीर एंड टीनोफोविर यूज होता है। क्या क्या, है ना, एंटेकावीर एंड टीनोफोविर यूज होता है। दीज आर न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड अलोंग्स दैट इनहिबिट्स द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस के ये क्या होते हैं, ऐसे ये जो आपके एंटेकावीर या टीनोफिविर है, एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है, ये ऐसे न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड एनालॉग हैं जो इनहिबिट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को। जो आपका एचपीवी है ना, हेपेटाइटिस बी वायरस, उसमें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है, एंड दे आर कॉमनली यूज्ड टू सप्रेस वायरल रेप्लिकेशन। एंड कॉमनली जो इसका इस्तेमाल होता है वायरल रेप्लिकेशन, वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए होता है। फिर होता है इंटरफेरॉन अल्फा, IFN अल्फा, तो इट इज़ अ इम्यूनोमोड्यूलेटरी मेडिकेशंस जो कि आपका यूज होता है सर्टेन केसेस में। साइड इफेक्ट्स जैसे कि आपका फ्लू लाइक सिम्टम, फटीग, डिप्रेशन और भी कुछ अलग अलग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, एंटेकावीर एंड टीनोफिवर लिख देने से चलेगा, लेकिन मेन बात तो आपने लिख दिया है, उसके बाद आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके अंदर 2 लाइन जरूर ऐड करो, क्या कि ये दोनों दवा देते हैं तो हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। कुछ भी लिख दो, लेकिन लिख दो ताकि उसको लगे कि हाँ इस दवा के बारे में लिखा है, समझ रहे बात को। अगर एग्जैक्टली याद है तो वो लिखो, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड। अब सोचो जब आपको मेन ड्रग्स ही याद है उसके बारे में लिखना क्या है, बहुत आसान है, ये दवा इस चीज को ठीक कर देती है, 1 लाइन तो ये बन गया, है ना, बढ़िया दवा है, इफेक्टिव दवा है, ये लाइन। अरे एग्जैक्ट अगर आपको याद है कि हाँ न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, तब तो अच्छी बात है। नहीं याद है तो ये तो लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हो ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब है क्या, देखो हेपेटाइटिस से समझ रहे ना बात को, मेरी बात को समझे। हाँ, मेडिसिन याद रखने में ही दिक्कत होती है, जब मेडिसिन याद है तो उसके बारे में लिखने में क्या दिक्कत है। चलो अब क्या है क्वेश्चन, Which of the following virus is responsible for causing hepatitis A? बताओ, हेपेटाइटिस ए के लिए कौन है ना, हेपेटाइटिस ए के लिए रिस्पॉन्सिबल तो हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस वायरस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए। चलिए थंबनेल बहुत खतरनाक बन रहा है वन शॉट रिवीजन का, आप लोग को देखने को मिलेगा, मजा आएगा देख के, है ना।
हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग हेपेटाइटिस ए? तो हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है, ए, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस बी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी के लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, एयर बॉर्न ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। आंसर क्या हो जाएगा बताओ, बताओ भाई, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी के लिए मोस्ट कॉमन मोड क्या है ट्रांसमिशन का? फीकल ओरल रूट, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, एयर बॉर्न ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो आंसर हो जाएगा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस बी? तो हेपेटाइटिस बी का हो जाएगा आपका, वेरी गुड, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन। नहीं, सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाएगा सबसे ज्यादा कॉमन, ब्लड बॉर्न नहीं है वो, सेक्सुअल कांटेक्ट। अक्सर बार हम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट दिख जाए, ब्लड बॉर्न मतलब ब्लड के द्वारा ट्रांस, नहीं, ब्लड कांटेक्ट रहता तब होता, यहाँ पे सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, आंसर डी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस? एक्यूट हेपेटाइटिस का कॉमन सिम्टम क्या है? एक्यूट हेपेटाइटिस का कॉमन सिम्टम, एक्यूट हेपेटाइटिस का कॉमन सिम्टम बताओ फटाफट, है ना? हाँ, तो फटाफट से आप सभी लोग बता देंगे। येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज, है ना, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज, स्किन एंड आईज जॉन्डिस, सीवियर हेडेक, स्वेलिंग ऑफ द लिम्स, लॉस ऑफ हेपेटाइट। तो एक्यूट हेपेटाइटिस का कॉमन सिम्टम्स है येलोइंग ऑफ द स्किन, जैसे स्किन और आईज पीली पड़ जाती हैं, जॉन्डिस जैसा सिम्टम देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फर्स्ट लाइन एंटीवायरल एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी में फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है? ए साइक्लोवीर, एंटेकावीर, रिवाविरिन, टेल्बीवुडिन, टेल्बीवुडिन। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आंसर हो जाएगा क्या? एंटेकावीर, एंटेकावीर, एंटेकावीर होता है इसका फर्स्ट लाइन ड्रग, एंटेकावीर इसका फर्स्ट लाइन ड्रग होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होता है? एंटेकावीर, है ना, एंटेकावीर ये आपका इसका फर्स्ट लाइन ड्रग होता है। चलो, नेक्स्ट डिजीज था निमोनिया। नेक्स्ट डिजीज क्या था? निमोनिया। देखो लिखा हुआ है ना, हेपेटाइटिस के बाद क्या है? निमोनिया। चलो निमोनिया पढ़ते हैं, है ना। निमोनिया में बॉडी का लंग्स इन्फेक्टेड होता है, लंग्स। कह रहा है निमोनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण होता है, और वन और बोथ ऑफ द लंग्स, यहाँ पर इन्फेक्टेड पार्ट दोनों, एक लंग्स या तो दोनों लंग्स हो सकता है। इन्फेक्टेड लंग्स कैन कॉज, इन्फेक्टेड लंग्स क्या कॉज कर सकता है? स्वेलिंग ऑफ द एयरवेज, यानी आपके एयरवेज, है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक वगैरह में स्वेलिंग आ जाएगी। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंटर्स फ्लूइड इन द एयर सैक ऑफ लंग्स। जी हाँ, आपके लंग्स में जो एल्वियोलाई है उसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा, उसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। पहली बात, एयरवे में स्वेलिंग, यानी कि जो आपका ब्रोंक्यूल्स वगैरह है वो पूरी तरीके से सूज जाएगा। हाँ, एंड मेन बात ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड फ्लूइड, कहाँ पर? एयर सैक ऑफ लंग्स, यानी एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई है उसमें पानी भर जाता है, उसमें म्यूकस आ जाते हैं, उसमें म्यूकस आ जाता है, जिससे क्या होगा बताओ? उससे क्या होगा? सांस फूलने लगेगा, गैसेस एक्सचेंज सही से नहीं होगा। अब इसके कारण क्या क्या हैं? तो कुछ होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मोस्टली ऑकर्स बाय बैक्टीरिया, वायरस या फंगी। खास करके बैक्टीरिया कौन सा? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है। हेपेटाइटिस एक्वायर्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी निमोनिया होता है। डेवलप इन पेशेंट हु हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अनदर इलनेस। मान लो निमोनिया किसी को हुआ है, उसके साथ आप हॉस्पिटलाइज्ड है, मतलब जो हॉस्पिटलाइज्ड है उसके साथ हैं आप, उसके अटेंडेंट के तौर पे आपको हो जाए, वो भी है। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब इट डेवलप इन द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी इंस्टीट्यूट लाइक नर्सिंग होम वगैरह में काम करने से हो जाता है। एस्पायरेशन निमोनिया ऑकर्स व्हेन फूड और लिक्विड इज ब्रीथ इनटू। हाँ, अगर मान लो कोई खाना या तो ये कहते हैं आपका दाना, पानी, कुछ भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया तो उस वजह से भी निमोनिया डेवलप होता है। तो कोई भी फूड या लिक्विड आपके एयरवे में चला गया, यानी लंग्स में चला गया, तो आपका वो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, जो कि स्वेलो करने की जगह, है ना। कोई बोला डिफरेंस बिटवीन सीओपीडी एंड निमोनिया। सीओपीडी में एम्फाइसीमा होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था? एम्फाइसीमा हो रहा था, एम्फाइसीमा, देखना ध्यान से सुनना। वहां दो चीज हो रहा था, एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस।
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन, जो कि यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, कॉमन है। एम्फाइसीमा में एल्वियोलर वॉल, जैसे ये एल्वियोलर वॉल है, ये डैमेज हो जा रहा था, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो रहा था, एल्वियोलाई में पानी नहीं भर रहा था, म्यूकस नहीं आ रहा था। लेकिन निमोनिया में एयरवे तो स्वेल करता है, एयरवे तो स्वेलिंग अस्थमा में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एयर सैक में पानी म्यूकस भर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? इसमें क्या भर रहा है? म्यूकस, यानी पानी भर जा रहा है ना, निमोनिया में। वेरी गुड। अब है हम लोग क्या, चलो अब है हम लोग का साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड। साइन एंड सिम्टम में क्या होता है? चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीथ और कफ, जब आप सांस लेते हैं या कफ करते हैं यानी खांसी होती है तो सीने में जलन होता है, दर्द होता है। कंफ्यूजन और चेंजेज इन मेंटल अवेयरनेस, कंफ्यूजन होगा, मेंटल अवेयरनेस में चेंजेज आ जाएंगे, है ना, 65 एज में खास करके होता है। कफ विच में प्रोड्यूस फेलगम, है ना, ऐसा प्रोडक्टिव कफ होगा जिसमें कि आपको फेलगम आएंगे, मतलब बलगम वगैरह जैसे हो सकता है ना, आप थूक खखार वगैरह बहुत ज़्यादा आएगा, ऐसा कफ होगा। फटीगनेस, थकावट रहेगा, ठीक है। उसके बाद फीवर, स्वेटिंग एंड सेकिंग चिल्स, फीवर होगा, स्वेटिंग होगी, सेकिंग चिल्स यानी ठंड लगेगा। लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम रहेगा, है ना। और नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया में आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल में ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो ऑक्सीजन दे सकते हैं, या तो वेंटिलेटरी सपोर्ट या तो फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, है ना। जबकि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो बैक्टीरियल निमोनिया फ्रीक्वेंटली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, मेनली तो होता है बैक्टीरियल निमोनिया, और बैक्टीरिया का नाम आपको पता होगा, स्ट्रेप्टोकोकस, COCCUS, कोकस निमोनी, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है एंटीबायोटिक है, जो वर्क बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कैन बी टेकन ओरली और गिवन इंट्रावेनसली, जो एंटीबायोटिक्स है इसको ओरली ले सकते हैं या तो IV ले सकते हैं। ऑल्सो पेशेंट शुड टेक रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना। हाँ, जैसे आपके एंटीबायोटिक में आ जाते हैं एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, ये कुछ आपके एंटीबायोटिक्स हैं जो आपको इस्तेमाल में ले सकते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिक सिम्टम ऑफ निमोनिया? निमोनिया का क्लासिक सिम्टम क्या है? देखो सिम्टम से सवाल आए हुए हैं, सिम्टम से सवाल आया हुआ है, जवाब दे देना। जवाब दे दीजिए आप सभी लोग, बताओ भैया क्लासिक सिम्टम क्या होता है निमोनिया का? नॉन प्रोडक्टिव कफ, नहीं भैया, प्रोडक्टिव कफ होता है, क्योंकि पानी भरा हुआ है तो यहाँ पे कफ बनता है ना, फिलगम वल्गम वगैरह बनता है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है निमोनिया में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोडक्टिव कफ विथ प्रूलेंट स्पूटम, यस, आपको कफ होगा और उसमें वल्गम खखार आएगा बहुत ज़्यादा, है ना, हाँ जी, तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल निमोनिया? प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है बैक्टीरियल निमोनिया के लिए? एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक या ब्रोंकोडायलेटर्स? बताओ, निमोनिया में आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? निमोनिया में प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? तो निमोनिया का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, निमोनिया का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना, वो है आपका क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। निमोनिया का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक्स होता है, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, इस तरीके के एंटीबायोटिक्स चलते हैं। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल निमोनिया? बैक्टीरियल निमोनिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवा? एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन? तो भैया ये सब क्या है? NSAIDs है, जबकि ये आपका एजिथ्रोमाइसिन जो है ना, ये आपका क्या है? एंटीबायोटिक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है बताओ? क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, एक है सार्स CoV यानी कि कोविड-19 के बारे में पूछ रहा है, कोविड-19 इसी को कहते हैं, या तो ट्यूबरकुलोसिस, इस दोनों के बारे में लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। वायरल इन्फेक्शन में आता है आपका सार्स CoV-2, है ना, वायरल इन्फेक्शन में आता है। हाँ, इसी को हम लोग कोरोना वायरस डिजीज 2019 भी नाम से जानते हैं, कोविड-19 कॉज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस, होता है नोवेल कोरोना वायरस के कारण। नाउ इसी को हम लोग सार्स CoV-2 भी कहते हैं, सार्स CoV-2 फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, है ना। इसी को हम लोग सार्स CoV-2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 फॉर्मली कॉल्ड 2019 वगैरह 2000 CoV 2019 भी कहते हैं, ठीक है। देखो मोहम्मद नबील को कंफ्यूजन हो रहा है, बार बार कह रहे हैं सर डिफरेंस बिटवीन COPD, निमोनिया एंड अस्थमा। चलो एक बार मैं तीनों को क्लियर करता हूँ,
है ना, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता होगा, मुझे भी होता था एक टाइम पर। देखो तीनों आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। क्या क्या? सबसे पहले मैं रख देता हूँ आस्थमा, फिर होता है सीओपीडी, और होता है निमोनिया। निमोनिया देखो किसमें क्या होता है, आस्थमा एलर्जी की वजह से होता है, एलर्जेंस, इसका मेन क्या है, एलर्जेंस, है ना। हाँ, सीओपीडी भी एलर्जी की वजह से होता है। आस्थमा में मेन होगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, बस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंक्योस कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग ऑफ एयरवे, एयरवे में स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। जबकि सीओपीडी में दो चीज होता है, क्लियरली लिखा हुआ है, एम्फाइसीमा, हाँ एम्फाइसीमा होता है सर, और उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तीनों में देखने को मिलता है, आस्थमा, सीओपीडी। निमोनिया में क्रोनिक नहीं होता लेकिन ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, ठीक है। एम्फाइसीमा मतलब होता है एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जा रहा है, एल्वियोलाई का वॉल ब्रेक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, समझ रहे हो बात को। हाँ, एल्वियोलाई का वॉल डैमेज हो जाता है ना। हाँ, जबकि ऐसा आस्थमा में कहीं देख रहे हो एल्वियोलाई वॉल डैमेज हो रहा है, नहीं। और निमोनिया में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आप सब में लिख सकते हो, ब्रोंकाइटिस होता है, क्रोनिक नहीं, लंबे समय तक नहीं होती है, लेकिन ब्रोंकाइटिस होता है, यानी ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग वगैरह आते हैं, तीनों में ये चीज होता है। यहाँ पर एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, म्यूकस एक्यूमुलेट हो जा रहा है, यहाँ पे मेम्ब्रेन डैमेज नहीं हो रहा है, फ्लूइड भर जा रहा है, म्यूकस आ जा रहा है। अंतर समझ में आया? अरे अंतर समझ में आया? बताओ, बताइए, सब लोग को समझ में आ रहा है? हाँ देखिए, फ्रैंक वगैरह, जिसको इसको समझ में आया कमेंट में एक बार दिल बनाइएगा। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। चलो, मोहम्मद नबील जी को क्लियर हो गया, गुड, बहुत बढ़िया। चलो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब कंफ्यूजन खत्म हुआ कंफ्यूजन, गुड। चलो, अब हम लोग आते हैं ईटियोलॉजी, यानी कारण क्या है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोविड-19 इज अ हाईली कंटेजियस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, COV2, यानी कि जो कोविड-19 है उसका पॉजिटिव एजेंट का नाम है सार्स CoV2, एंड इसका नाम होता है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना, कोरोना वायरस 2। याद रखना, ये कोविड-19 है ना, पॉजिटिव एजेंट इसका कोविड-19 का सार्स CoV2 है, एंड बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, यानी कि बहुत जल्दी फैलता है। आप जान रहे हो, पूरा पेंडेमिक हो गया था, पेंडेमिक मतलब पूरे देश विदेश में फैल गया। इट इज़ एज्यूम दैट बीटा कोरोना वायरस हैज ओरिजिनेटेड इन द बैट्स, मेनली आपका बैट यानी चमगादड़ के द्वारा हुआ है, एंड स्प्रेड बाय ह्यूमंस के द्वारा फैला जा रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा, मेनली किसके द्वारा, रेस्पिरेटरी। अगर कोई इंसान आपके सामने छींक दे और किसी को कोविड का इन्फेक्शन है तो आपको भी हो जाएगा। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट मतलब होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, जो जैसे छींकते हैं तो कैसे नाक वाक से पानी वगैरह आता है, उसमें आपके वायरस होते हैं, ठीक है। हाँ, साइन एंड सिम्टम्स में कोविड का साइन एंड सिम्टम्स मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। बहुत ज़्यादा चिल्स और फीवर आ जाते हैं, मसल्स एचेज, मांसपेशियों में दर्द होता था, सोर थ्रोट, रनी नोज, गले फंस जाते थे, नाक से पानी आने लग जाता था, हेडेक हो जाता था, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता था, कंजक्टिवाइटिस, आंखें गुलाबी पड़ जाती थी, है ना, डायरिया देखने को मिलता है, रैसेस देखने को मिलता था, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन थेरेपी क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी हो जाता है, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन इज अ टाइप ऑफ थेरेपी दैट प्लेज यू ब्रीथ और ब्रीथ फॉर यू एंड कैन नॉट ब्रीथ ऑन योर ओन। कहने का मतलब है कि जब आप खुद से सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि आपका सांस लेने का पावर भी खत्म हो गया, तो उस कंडीशन में वेंटिलेशन पे दिया जाता है। वेंटिलेशन मतलब पेशेंट आर या तो पार, है ना, आर या तो पार। वेंटिलेशन पे पेशेंट कब जाता है, जब पेशेंट के पास इतना भी क्षमता नहीं, उसका फेफड़ा, है ना, सांस ले सके और सांस छोड़ सके, तो वो आपका वेंटिलेशन क्या करता है, सांस लेता है और छुड़वाता है ना। तो ये एक प्रकार का थेरेपी है जहां पर आपका ब्रीथ करवाता है ना, कौन, वेंटिलेशन एक अलग से मशीन। एक होता है एक्स्ट्रा ECMO, उसको कहते हैं शॉर्टकट में एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, है ना। हाँ, आफरीन अंसारी कह रहे सर आस्थमा और टीबी एक ही होता है, नहीं, आस्थमा नहीं, टीबी में तो ट्यूबरकुलोसिस, आस्थमा कहीं ना कहीं आपके एलर्जी की वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस में आपका जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है आपके लंग्स में, है ना, जबकि आस्थमा में कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा है। आप लोग सारे लंग्स वाले प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो रहे हैं है ना।
चलो कोई बात नहीं। ब्लड इज पम्प्ड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, है ना। हार्ट लंग्स मशीन, मतलब ये क्या आता है, ब्लड को आपके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। एंड एक मशीन होती है हार्ट लंग मशीन, जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है एंड उसमें ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड वापस से बॉडी में भेजा जाता है, ठीक है। बहुत खतरनाक सिचुएशन। फिर है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पर एंटीवायरल ड्रग चलते हैं, स्टेरॉइड चलता है, एंटी मलेरियल ड्रग, प्लाज्मा एक्सचेंज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह आपको सारी चीज़ें चलाई जाती हैं जो कि आपके कोविड में होती, ठीक है। तो जैसे देखो टोक्लीजुमाब, प्लाज्मा एक्सचेंज, स्टेरॉइड्स, ये कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। टोक्लीजुमाब, है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एक सेकेंड रुक जाइए, क्लास चल रही है ना अच्छे से? हाँ ठीक है, क्लास चल रही है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है टोक्लीजुमाब, जिसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो कि आपके कोविड के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। जैसे सवाल है आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो पूछे जाते हैं, SARS-CoV-2 प्रीमियरली स्प्रेड्स थ्रू, SARS-CoV-2 प्रीमियरली किसके द्वारा स्प्रेड होता है? मॉस्किटो बाइट, मच्छर काटने से होता था क्या? SARS-CoV-2 क्या मतलब? मच्छर है, क्या कहते हैं कोविड-19, क्या मच्छर काटने से होता है? नहीं। कंटामिनेटेड फूड, गंदा खाना गंदा पानी पीने से? नहीं। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, मेनली आपका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा हो रहा था, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, है ना। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 इज टिपिकली, कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 14 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब किस दिन आपके अंदर वायरस घुसा और पहला सिम्टम आने में कितना टाइम लगा? तो 2 से 14 दिन। 14 दिन आइसोलेट करके रखते थे। विच ऑर्गन सिस्टम इज प्रीमियरली अफेक्टेड बाय SARS-CoV-2? बताओ, SARS-CoV-2 हमारे बॉडी का कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, अफेक्ट करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, या तो सॉरी नर्वस सिस्टम और रीनल सिस्टम। तो बहुत आसानी से जवाब कर देंगे आप लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी लोग का, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ कोविड-19? कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट क्या है? कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, H1N1। बताओ, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ कोविड-19? तो कोविड-19 का होता है SARS-CoV-2, CoV भी नहीं, CoV-2। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस is an interleukin 6 IL-6 receptor antagonist used in severe COVID-19 का केसेस? कोविड-19 में कौन सा इस्तेमाल होता है? बताओ, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, है ना, या तो पिराविर, या तो टोक्लीजुमाब। टोक्लीजुमाब होगा इसका आंसर, टोक्लीजुमाब, ये एक इंटरल्यूकिन है ना। वेरी गुड, टोक्लीजुमाब। अब नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। क्या है ट्यूबरकुलोसिस? क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार का इन्फेक्टिव डिजीज है, मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द लंग्स। यहाँ पर भी लंग्स अफेक्टेड होता है और बैक्टीरिया के कारण होता है, मेनली किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। और भी बैक्टीरिया है जैसे माइकोबैक्टीरियम बोविस, उसके कारण भी होता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। एंड अगर कोई पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, इन्फेक्शन है, तो उसको क्रोनिक कफ, लंबे समय तक खांसी होगी, एंड ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, यानी उसके म्यूकस से खून वगैरह आएंगे, एंड इन्फेक्टेड लंग्स में आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है। ड्रॉपलेट इटियोलॉजी मतलब कारण, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी आपका जो टीबी का पेशेंट है वो खांसेगा, छींकेगा आपके सामने, तो आपके अंदर, क्योंकि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो बैक्टीरिया है, आपके पास भी आ सकता है। कह रहा द जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू एयर, एयर के द्वारा, या तो यूजुअली ये आपके एयर के द्वारा फैलते हैं एंड यूजुअली इन्फेक्ट करता है लंग्स को, बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और भी बॉडी के पार्ट को इन्फेक्ट करता है। इनटेक ऑफ अनपास्चुराइज्ड काउ मिल्क, है ना, अनपास्चुराइज्ड काउ मिल्क को इनटेक करने से। ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम बोविस प्रेजेंट इन द अनपास्चुराइज्ड मिल्क। जैसे कि जो गाय का दूध होता है ना, तो पैकेट वाला दूध पास्चुराइज्ड मिल्क होता है, उसको हल्का सा गर्म कर दिया जाता है, जबकि अगर आप कच्चा दूध पिएंगे तो उसमें भी चांसेस हैं कि आपके माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर सकता है, इसीलिए कहते हैं कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, है ना। चलो डिजीज्ड कंडीशन जैसे सिरोसिस, अल्कोहलिज्म, वोपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा, ये सब चीजें भी आपको कर सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या?
कफिंग ऑफ 3 और मोर वीक्स, 3 या 3 से ज़्यादा सप्ताह तक आपको कफ होगा। कफिंग ऑफ ब्लड और म्यूकस, ब्लड और म्यूकस में कफ देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन, पेन विथ ब्रीदिंग और कफिंग, यानी चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा। पेन विथ ब्रीदिंग और कफिंग, यानी कि सांस लेने में, कफ करने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अनइंटेंशनल वेट लॉस, बहुत ज़्यादा मतलब वेट लॉस होने लग जाता है टीबी के पेशेंट में, है ना। फटीगनेस, फीवर, नाइट स्वेट्स, चिल्स, ठंड फीवर हो जाता है इस कंडीशन में। ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। चलो सर काऊ मिल्क से, हाँ काऊ मिल्क से ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मिल्क में वो बैक्टीरिया हो ही, किसी किसी दूध में बैक्टीरिया होता है, तो बच के थोड़ा रहना होता है ना। इसीलिए कहते हैं कि गाय के दूध को थोड़ा गर्म करके पीना चाहिए, कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में डिस्पोजेबल मास्क, है ना, आपका मास्क यूज़ करो। डिस्पोजेबल मतलब एक बार लगा लिए तो फिर उसको खोल देना है, ऐसा नहीं कि कोई कोई होता है ना वही मास्क के बाद 3 दिन लगातार यूज़ करता है, आज भी यूज़ किया, कल भी यूज़ किया, परसों भी यूज़ किया, तो भैया वो डिस्पोजेबल मास्क है, आप लगाएं, खत्म हुआ, फेंक दो। ऐसा नहीं कि डेली यूज़ करोगे तो इन्फेक्शन का घर बन जाएगा, उसको आप सामने लगा के रखे हुए हो। पेशेंट शुड बी आइसोलेट कर दो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो एंड सप्लीमेंट विथ विटामिन एंड मिनरल्स दो एंड रेस्ट शुड बी नीडेड, है ना, रेस्ट वगैरह करने दो। एंड आपको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो भैया टीबी का तो 100% याद कर लो, चाहे कोलॉजी पढ़ लो या तो थेरेप्टिक्स, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आएगा, है ना। फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग का मैंने ट्रिक बताया, प्रिस्ट। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है यानी टीबी होता है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, पुजारी के पास, और पुजारी क्या करेगा, उसको ठीक कर देगा। पुजारी मतलब इंग्लिश में प्रिस्ट, PRIEST। एंड P4 पायराजिनामाइड, R4 रिफाम्पिसिन, I4 आइसोनियाजाइड, है ना, ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होता है ना। E4 इथम्ब्यूटॉल, ST4 स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, हाँ जी। तो ये हो गया आपका निमोनिक्स। भाई ब्रेस्ट मिल्क को कौन गर्म करके पिएगा यार चलिए सेकेंड लाइन ड्रग्स, निमोनिक्स में आपका सेकेंड लाइन पे ड्रग है KTR फेस पैक, KTR फेस पैक, है ना। KTR मतलब केनामाइसिन, थायासिटोजून, रिफाब्यूटिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, एमिकासिन, कैप्रोमाइसिन, एथियो के नमाइड, पैरा एमाइनोसैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसिरिन। ये ट्रिक है, इसका याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो वही लिखा हुआ देखो, फर्स्ट लाइन ड्रग जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड, थायासिटोजून। वही प्रिस्ट, PRIEST, देखो P4 पायराजिनामाइड लिखा हुआ है, R4 रिफाम्पिसिन लिखा हुआ है, I4 आइसोनियाजाइड लिखा हुआ है, E4 इथम्ब्यूटॉल लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है लिख देना, T4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। जबकि सेकेंड लाइन ड्रग में KTR फेस पैक, उसमें आपका एमाइनोसैलिसिलिक है, पैरा एमाइनोसैलिसिलिक एसिड, एटोमिनाइड, साइक्लोसिरिन, वायोमाइसिन, केनामाइसिन, ये सब चीज़ें होती हैं। एक होता है डॉट थेरेपी यानी डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, इसी को कहते हैं। मीन्स ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर या तो की कहते हैं डिजाइनेटेड इंडिविजुअल आपके प्रॉपर, है ना, प्रोवाइड करेगा टीबी का, यानी कि कोई एक हेल्थ केयर वर्कर आपके पीछे 24 घंटा लगा रहेगा एंड प्रॉपर आपको दवा देगा, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, कब कौन सा देना है नहीं देना है ना, एवरी डोज को वॉच करेगा वो। ये होता है आपका टीबी का ट्रीटमेंट, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताओ। क्या क्या, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, इस्चेरिचिया कोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या हो जाएगा आंसर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वेरी गुड, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में क्या, एमॉक्सिसिलिन, रिफाम्पिसिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो फर्स्ट लाइन ड्रग जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है वो बस कौन सा ड्रग है बताओ, फर्स्ट लाइन ड्रग जो कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में PRIEST, है ना, ध्यान रखना। एमॉक्सिसिलिन कहीं पे नहीं आता है, रिफाम्पिसिन, R4 रिफाम्पिसिन आता है, चलो हो गया, ऐसे याद रखना है। द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, क्या कि वेक्टर यानी मच्छर वगैरह के द्वारा फैलता है, ऐसा नहीं है। एयर बॉर्न ट्रांसमिशन, हवा से फैल जाता है, या फिर ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन या वाटर बॉर्न, वाटर बॉर्न नहीं है, ब्लड बॉर्न नहीं है, आपका एयर बॉर्न है, यानी कि आपका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट अगर हवा में आएगा तो हवा के द्वारा फैल सकता है। बी हो जाएगा आंसर,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंड लाइन यूज इन द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस। सेकेंड लाइन ड्रग इसमें से कौन सा है? तो आपको फर्स्ट लाइन पता है ना, PRIEST, तो जो फर्स्ट लाइन नहीं है वो सेकेंड लाइन होगा। तो आप देख लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट लाइन में आता है, यानी वो सेकेंड लाइन। क्या पूछ रहे हैं कौन सा इसमें सेकेंड लाइन है, यानी फर्स्ट लाइन ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये नहीं होगा आंसर। थायासिटाजोन तो आपका याद करो, आपका नहीं होता था, ये सेकेंड लाइन ड्रग है। साइक्लोसिरिन, आइसोनियाजाइड, है ना, तो PR की गति यहाँ पे सेकेंड लाइन ड्रग है ना, तो सेकेंड लाइन ड्रग में आइसोनियाजिड तो होगा नहीं, है ना, और आपका साइक्लोसिरिन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर, है ना, साइक्लोसिरिन। और थायाएसिटोजोन, जो एसिटाजोन भी तो फर्स्ट लाइन में नहीं आता है ना दोस्त, फर्स्ट लाइन में थायाएसिटाजोन भी तो नहीं आता है ना, थायाएसिटाजोन भी सेकेंड लाइन में आता है। दो का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दो का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, साइक्लोसिरिन और थायाएसिटाजोन, ये दोनों बी एंड सी, जो आंसर मारोगे वही बोनस। चलो, तो फाइनली आपका ओके, तो फाइनली आप सभी लोग का फर्स्ट MCQ कौन सा है? फर्स्ट MCQ में सी आंसर था, पहला MCQ। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, सॉरी, ट्यूबरकुलोसिस में हमको लगा निमोनिया है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ये आपका जो आंसर होगा, ये आपका क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस कॉज कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सी, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। चलो, थैंक यू। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास आगे जस्ट थोड़ी देर बाद है, आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा यूट्यूब पर। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। मिथिलेश ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID है, वहाँ से जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, थैंक यू।